औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर फिजिक्स, चैप्टर नंबर 8 वेव्स से आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन को हम आसानी से समझते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स एक मीडियम में ट्रेवल करते हैं और वो वेव्स एक पॉइंट पर, एक टाइम पर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो उस इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स ऑफ वेव्स, जितने भी नंबर ऑफ वेव्स हैं, उस नंबर ऑफ वेव्स के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड का सम कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन। के फॉर एग्जांपल हम इस तरह कहते हैं कि भाई अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स एक या दो या दो से ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं और अगर वो एक पॉइंट पर मिलते हैं, उसी पॉइंट पर उसी टाइम उसी पल उस नंबर ऑफ वेव्स के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम जब हम लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो डिफिनीशन मैंने इस तरह लिखा है, व्हेन टू आर मोर वेव्स मीट एट अ पॉइंट in the same medium, so the resultant amplitude at that point is the algebraic sum of the amplitudes of the individual waves। कि जितने भी इंडिविजुअल वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड्स का अल्जेब्रिक सम उसी पॉइंट उसी टाइम पर लेना क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो जितने भी वेव्स हैं उसके एम्पलीट्यूड का आपने क्या लिया? वेक्टर सम लिया। अब यहां पर अगर मैं इसके ऊपर एरोज लगा दूं तो ये वेक्टर सम हो जाएगा। अगर आप वेक्टर्स को हटा लें तो सिंपली अलजेब्रिक सम भी आप कह सकते हैं। तो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास ये एक वेव है, ये एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम, ये एक डायग्राम है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक वेव ये है, लेट सपोज ये एक वेव है और इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको y1 कह देता हूं और वो मेरे पास है 3 मीटर। इस तरह ये भी 3 मीटर, इसी तरह ये भी 3 मीटर, और एक दूसरा वेव है जो मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और लेट सपोज इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है 4 मीटर। इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 4 मीटर। 4 मीटर। अब ये एक ही पॉइंट पर एक ही टाइम पर एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है y यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। y1 हमारे पास कितना है? 3 मीटर। y2 हमारे पास 4 मीटर। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास कितना आया? 7 मीटर। तो हमारे पास एक 7 मीटर का वेव जो है वो रिजल्टेंट बन जाएगा। ये इसका एम्पलीट्यूड, ये यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, y इज इक्वल्स टू 7 मीटर। इसी तरह अगर आप नीचे देख लें तो यहां पर भी एक 7 मीटर का वेव इसी तरह हमारे पास बन जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि यहां पर हमेशा से ये सम हो,
हमने अलजेब्रिक सम कहा है। तो अगर ये दोनों यानी यहाँ पर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट है, ट्रफ के नीचे ट्रफ है, तो मैं इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स का क्या ले रहा हूं, सम ले रहा हूं। और ये सम मुझे क्या दे रहा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो इन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड, इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड का सम लेना एक पॉइंट पर, एक ही मीडियम में जब ये ट्रेवल कर रहे हो, तो एक पॉइंट पर एक ही टाइम उन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड का जब मैं सम लेता हूं, तो ये सम क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब जरूरी नहीं है कि इस तरह हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक दूसरे एग्जाम्पल से यहां पर समझा लेता हूं कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एक वेव इस तरह लिख देता हूं कि भाई ये एक वेव है, लेट सपोज ये हमारे पास एक वेव है, राइट, और इसका ये जो एम्पलीट्यूड है ये मेरे पास है 3 मीटर। इसी तरह बिलो द रेफरेंस पॉइंट ये भी 3 मीटर, राइट। मेरे पास एक दूसरा वेव है यूं इस तरह, और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कितना है, 1 मीटर। कितना, 1 मीटर। अब अगर आप देख लें तो यहां पर ये y1 जो है ये हमारे पास पॉजिटिव है, क्योंकि ये अबाउ पॉजिटिव, और ये y2 जो है इसी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव। अब यहां का जो रिजल्टेंट है, अब y1 जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है वो 3 मीटर है, और ये कितना है, 1 मीटर। तो यहां पर मेरे पास ये प्लस कितना आया, 2 मीटर। और अगर मैं यहां पर देख लूं तो यहां पर y1 जो है वो -3 मीटर है, और y2 हमारे पास +1 मीटर। तो इसका सम अगर मैं इस तरह लूं, -3 मीटर +1 मीटर, तो ये हमारे पास -2 मीटर। तो अगर आप रिजल्टेंट वेव को देख लें तो यहां मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 मीटर एक वेव मैं यहां पर ले लेता हूं, और इसी तरह यहां पर भी 2 मीटर। अब ये नेगेटिव है तो बिलो द रेफरेंस पॉइंट। तो इससे हमें यह पता लग गया कि हर टाइम एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो एनहांसमेंट उसमें नहीं आएगी, वो सिर्फ ज्यादा नहीं होगा बल्कि कम भी हो सकता है, उसकी ये एग्जांपल है। अब चलो हम एक ही डायग्राम पर इक्तिफा नहीं करते, हम एक दूसरा डायग्राम भी बना लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अब अगर आप लोग देख लें, लेट सपोज मैं ये कहूं कि एक वेव जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने एक क्रस्ट यहां पर बना दिया। लेट सपोज इसका जो एम्पलीट्यूड है वो मैं ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, और एक दूसरा वेव है जो कि इस डायरेक्शन से यूं आ रहा है इस तरफ, और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो है b। अब ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वाला एरिया, अब इस एरिया में ये दोनों वेव्स किसी ना किसी पॉइंट पर एक दूसरे के साथ क्या होंगे, मिलेंगे। और उसी पॉइंट, मैं बार बार कह रहा हूं, उसी पॉइंट पर उसी टाइम इन दोनों इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड का सम लेना क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसी पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे। लेट सपोज मैं रेड से शो कर रहा हूं कि लेट सपोज ये हमारे पास क्रस्ट आया, और ये यहां पर हमारे पास ट्रफ आया, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। अगर ए का मैग्नीट्यूड बराबर हो बी का, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर लेंगे और हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एक्स्ट्रा स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब अगर मैं इसको इस तरह बनाऊं कि इन दोनों को मैं सेम डायरेक्शन में ले लेता हूं, लेट सपोज मैं इस तरह, सेम डायरेक्शन में ना हो लेकिन इस तरह हो, लेट सपोज ये वेव इस तरह आ रहा है,
फिर भी ये जो रीजन है ये वाला, इसमें ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे। लेट सपोज ये भी यहां पर आ गया, ये दूसरा भी यहां पर आ गया, एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें मिला, और ये वेव इन दोनों का क्या हुआ, जो इंडिविजुअल सम है, लेट सपोज मैं उसको सी का नाम दे देता हूं, और ये दोनों चंके क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आया, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को एनहांस कर लेंगे, ज्यादा कर लेंगे, रीइंफोर्स कर लेंगे, और हमें एक बड़ा मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब इस तरह दोनों वेक्टर्स या दोनों के एम्पलीट्यूड का सम लेना क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये डिपेंड करता है कि इन दोनों के दरमियान, ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों वेव्स इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में हो, ये दोनों सेम डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस भी हो सकता है। लेट सपोज अगर मैं इस डायग्राम को, या चलो मैं यहां इस, लेट मी वाइट मी, चलो मैं इसको रिमूव कर लेता हूं, और मैं यहां पर एक दूसरा डायग्राम बना लेता हूं। लेट सपोज मैं कहूं कि ये एक वेव है, लेट सपोज ये एक वेव है, और जो दूसरा वेव है, फॉर एग्जांपल मैं इसका एम्पलीट्यूड ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां पर भी चलो मैं ए लिख देता हूं, और ये दूसरा जो वेव है वो यहां इस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है, तो वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है, द एक्स्ट्रा फेज। इस इनिशियलाइज फेज डिफरेंस के ऊपर हम एक अलग से लेक्चर लेंगे। द एक्स्ट्रा फेज इज, द एक्स्ट्रा फेज एक एंगल है, द एक्स्ट्रा फेज कवर्ड बाय द अनदर वेव एज कंपेयर टू दिस वेव। या अगर हम देख लें तो यहां ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, और यहां पर 180 डिग्री। अब ये इन दोनों वेव्स के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, वो 180 डिग्री है, और हमारे पास पाथ डिफरेंस, दिस फेज डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2। इंशाल्लाह मैं ये आप लोगों के साथ एक फार्मूला हम बना लेंगे, जिस अगर हमारे पास फेज डिफरेंस हो तो हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, पाथ डिफरेंस हो तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और पाथ डिफरेंस मीन द एक्स्ट्रा पाथ कवर्ड बाय दिस वेव एज कंपेयर टू दिस वेव। अब अगर आप देख लें तो फेज डिफरेंस इतना होने की वजह से, 180 होने की वजह से, या पाथ डिफरेंस लेमडा ओवर 2 होने की वजह से, ये जो दोनों वेव्स हैं ये क्रस्ट के नीचे ट्रफ और ट्रफ के नीचे क्रस्ट। अब ये डिपेंड करता है इस पाथ डिफरेंस पर या पाथ फेज डिफरेंस पर। तो अगर मैं कहूं कि इसका एम्पलीट्यूड b है और इन दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, तो यहां पर ये एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को कैंसिल कर लेगा, और हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव होगा वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, क्योंकि ये दूसरे के इफेक्ट को क्या कर गया, कैंसिल कर गया, और हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आया। अब एक बात जो कि बहुत जरूरी है कि अगर ये वेव्स क्या है, एनर्जी कैरियर है, एनर्जी फ्लो हो रही है, राइट। तो अगर ये एक पॉइंट पर फॉर एग्जांपल यहां पर आ गए और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर गया, तो क्या वो एनर्जी खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है, एनर्जी कंजर्व होगी। ये वेव्स यहां पर एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 हुआ, लेकिन वो वेव आगे प्रोसीड कर गया। इसी तरह ये जो दूसरा वेव है ये भी आगे प्रोसीड कर गया। शायद इस तरह हो जाए कि आगे जाके ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ मिले और वहां पर एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या हो, इनहांस हो जाए, रीइंफोर्स कर जाए, तो ये हो सकता है आगे। ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक हो हम कहते हैं क्या, इंटरफेरेंस।
इंटरफेरेंस नंबर 1, दूसरा हमारे पास बीट्स फेनोमेना, और नंबर 3 हमारे पास है स्टैंडिंग वेव। और जब हम इंशाल्लाह स्टैंडिंग वेव पढ़ेंगे तो मैं स्टेशनरी वेव्स यानी प्रोग्रेसिव वेव्स और स्टेशनरी वेव्स के दरमियान इंशाल्लाह फर्क भी आप लोगों को वाज़ेह कर दूंगा। अब इंटरफेरेंस कब होगा? जब दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो और डायरेक्शन भी क्या हो? सेम हो, तो ये जो फिनोमेना एग्जिबिट करेंगी वो कौन सा होगा? इंटरफेरेंस फिनोमेना। अब अगर फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट हो तो हमारे पास कौन सा फिनोमेना होगा? बीट्स फिनोमेना। और अगर फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है वो क्या है? वो अपोजिट है, तो दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाएंगी? स्टेशनरी वेव्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरफेरेंस और बीट्स फिनोमेना को कवर करेंगे। इंटरफेरेंस के फिर 2 टाइप्स हैं, एक हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हम इंटरफेरेंस के लिए शराइत पढ़ेंगे और ये भी समझेंगे कि कौन सी बिजली चली गई, 1 मिनट अभी आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, बिजली जो है वो चली गई है। और तो चलो इंशाल्लाह लेक्चर तो एंड हो गया। कल इंशाल्लाह हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस और बीट्स को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।